हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन प्रश्नों से हमें एक आइडिया होता है कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको हम हर पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2014 में प्राथमिक स्तर पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर ऑप्शन डी डेविड बेसलर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताना है आपको। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप पहले खुद से इन प्रश्नों के उत्तर दें, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का एहसास हो जाए कि आप किस स्तर पर इस समय हैं। और ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, तो उन्हें हम बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या सीखने के समय आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद क्या है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद अगर हम कर रहे हैं तो वो उससे क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। या फिर ऑप्शन बी, पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कक्षा में लिंग विभेद करना शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही व धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या फिर ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता से संबंध होगा ऑप्शन डी से, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, या फिर आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास है गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या फिर मात्रात्मक। तो देखिए, मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों ही होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब। तो कौन सी एक जो एजेंसी है निष्क्रिय है, कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जबकि परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब ये तीनों ही सक्रिय एजेंसी हैं समाजीकरण की। अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। या फिर ऑप्शन डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाक्षुष। देखिए, चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो, जिसको हम देख सकें आंखों से। तो इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो बालक है वो इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है और फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जा सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। ऑप्शन ए, भावात्मक। ऑप्शन बी, संरक्षण उन्मुखी। ऑप्शन सी, सुरक्षा उन्मुखी। या फिर ऑप्शन डी, प्रभावी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या? ठीक, क्या होगा वो? अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता या फिर अभिप्रेरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, सहपाठियों से प्रतियोगिता। ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन सी, माता पिता की ओर दबाव। या फिर ऑप्शन डी, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित कर सकता है या करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण संबंध। देखिए, पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि सृजन यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रश्नों को अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सृजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक परिक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना या याद करना? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, समानुभूति देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी, स्क्रीनिंग परीक्षण। या फिर ऑप्शन सी, उपलब्धि परीक्षण। या ऑप्शन डी, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का जो यूज़ है वो सर्वाधिक किया जा सकता है किसमें? गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है? गुण के, अपसारी चिंतन के, त्वरण के या प्रतिभा के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के साथ संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखिए, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं और उनमें
अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार चिंतन में प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। ये बात चल रही है यहाँ पर कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, यानी कि सबके लिए सबकी शिक्षा। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी संशक्तिशील शिक्षा। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी के लिए शिक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी संसाधनपूर्ण बुद्धि, ऑप्शन सी गणितीय बुद्धि, या फिर ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो व्यवहारिक बुद्धि के साथ साथ उन्होंने सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि का भी जिक्र किया है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। इसमें क्या होता है, देखिए ये जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से लेकर 2 साल तक की होती है, जिसमें वह जो इंद्रिय हैं जैसे आँख, नाक, कान, इसके थ्रू ज्ञान का अर्जन करता है और इसी के थ्रू बालक किसी भी काम को सोचता है, करता है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। ठीक है। क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की बात की गई है, जैविक पक्ष की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो छात्राएं के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्तंत्र, समस्या समाधान या अपसारी। देखिए प्रश्न है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये, मुक्त अंत प्रश्न है ये, या समस्या समाधान प्रश्न है, या अपसारित प्रश्न है? तो कौन सा प्रश्न है ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो इसको हम एक विश्लेषणात्मक प्रणाली के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ साथ अक्षरों या शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया।
अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विश्वांग नैतिकता। तो राइट आंसर क्या होगा उसका ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता। ठीक है, देखिए जीन पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पारस्परिक पर निर्भर तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें ऑप्शन ए, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या फिर ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना